हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आप लोगों का जो एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उसका सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन किस तरह से मिले हुए हैं और किस तरह से हम लेकर के आए हुए हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। तो सभी लोगों को क्या करना है, पहली चीज़ तो वीडियो को लाइक कर देंगे एंड शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो आपके साथ कुछ डिस्कस भी करना है इंग्लिश को लेकर, यानी कि इंग्लिश का क्वेश्चन का क्या करेंगे एंड जीएस को भी लेकर। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले बिना टाइम वेस्ट के, जो हम लोगों को काम करना है। पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि कौन था। तो हर्षवर्धन की दरबारी कवि की मैं बात करूं तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाणभट्ट है ये क्या था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन की मैं बात करूं कि ये किस वंश से रिलेटेड था, तो ये आपका पुष्यभूति वंश से रिलेटेड था। और पुष्यभूति वंश के पहले जो है आपका गुप्त वंश आया हुआ था, क्योंकि सीजीएल में एक दिन क्वेश्चन पूछा गया कि जो पुष्यभूति वंश है इससे पहले कौन सा वंश था, तो वो आपका गुप्त वंश था। और इसके बाद क्या है कि राज्यवर्धन ने किसकी स्थापना करी, यानी कि जो राज्यवर्धन थे उन्होंने किसकी स्थापना करी, पुष्यभूति वंश को, जिसको हम वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका बेटा राज्यवर्धन बना। फिर उसके बाद क्या है कि आपका बना आपका पुष्यमित्र, जो आपका जो है आपका यहाँ पर क्या है हर्षवर्धन दूसरा बेटा था जो कि बना हुआ था। बाणभट्ट ने एक हर्षचरित भी लिखी हुई है। कई बार बुक ये भी पूछ लेते हैं कि हर्षचरित जो है वो किसने लिखी हुई है। तो अगर मैं हर्षचरित की यहाँ पर बात करूँ तो हर्षचरित जो बुक है वो लिखी गई है जाकर के बाणभट्ट के द्वारा। तो हर्षचरित जो लिखी हुई है वो बाणभट्ट ने लिखी हुई है, और ये हर्षवर्धन की ही जीवनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और समुद्रगुप्त के अगर मैं दरबारी कवि की बात करूँ तो जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं वो कौन थे, तो वो रहे हुए थे बाणभट्ट। तो समुद्रगुप्त के बारे में भी याद रखना है, जिन्होंने प्रकाश जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपका लास्ट डे है सेल का टेक्स्ट बुक पास प्रो का। तो इसका एंड ऑफ द सीजन चल रहा है, जो कि आपका 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर आज ही आपका, आज रात 12 बजे तक सेल है। जिसमें कि अभी तक तो आपको 395 में मिल रहा था, लेकिन अभी करंट में क्या किया है कि इसको 351 में आपका कर दिया गया है, जिसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना होगा। तो इसमें आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में पूरे 351 में मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट प्लस उनके प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें मिल जाएगी। परचेज करने का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। जाइए परचेज करिए, लास्ट मौका। इसके बाद पता नहीं 351 में कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बेहतरीन मौका। मॉक टेस्ट की अहमियत तो आप सभी को ऑलरेडी पता ही है। तो जाकर के आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें आप लोगों को परचेज कर लेनी है। बाकी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो पहले गोल्ड मेडल की मैं बात करूं तो ये आपका 1928, यानी कि एम्स्टर्डम का ये ओलंपिक था आपका। एम्स्टर्डम की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन अभी आपका सीजीएल में भी पूछा गया, फिर से रिपीट हो गया। तो 1928 का पहला एम्स्टर्डम था, और इसमें किसके अंदर जीता हुआ था, तो हॉकी टीम ने जीता हुआ था, यानी कि जो पुरुष हॉकी टीम है भारत की, इसने जीता हुआ था जाकर के आपका गोल्ड। हॉकी टीम ने जीता हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे, यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं कि हॉकी ने अब तक कुल 8 बार जो है गोल्ड जीता हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है। 8 बार जो है हॉकी के अंदर गोल्ड जीता जा चुका है। और 1980 के टाइम आपका 84 में आपका लास्ट बार जीता गया था। फिर तो आपका 2020 हो गया, और 2000 आपका 24, इनमें आपके जीते गए हैं ब्रॉन्ज मेडल, ये चीज़ याद रखना है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, यानी कि व्यक्तिगत व्यक्ति ने जो जीता था वो आपका 1952 में कुश्ती के अंदर जो है केडी जादव ने जीता हुआ था ओलंपिक में। और ये आपका हेलसिंकी का ओलंपिक था 1952 का। दूसरे आपके जो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने गोल्ड जीता, यानी कि टीम ने न जीतकर पहले व्यक्ति ने जीता, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसी ने जीता, वो आपका 2008 का ओलंपिक था। और 2008 का जो ये ओलंपिक हुआ था ये बीजिंग में हुआ था, और इसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता हुआ था शूटिंग के अंदर। इसके बाद दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण 2020 में जीता जाता है नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, ये आपके ओलंपिक के फैक्ट हैं जो कि अभी आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले में हम। नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर की मैं बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी कई बार पूछी भी गई है और सभी लोगों का ये हो भी जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। अब आपको द रेस ऑफ माई लाइफ याद रखने, क्योंकि द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये आपकी मोस्टली पूछी भी जाती है। और द रेस ऑफ माई लाइफ की अगर बात करूँ तो रेस ऑफ जो माई लाइफ है ये किसकी है, ये है आपकी मिल्खा सिंह की। तो रेस ऑफ माई लाइफ आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है।
टेस्ट ऑफ माय लाइफ की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है ये किसकी है, ये आपकी युवराज सिंह की है। इसके साथ साथ आपको याद रखनी प्लेइंग इट माई वे, तो प्लेइंग इट माई जो वे है वो किसकी है, वो सचिन तेंदुलकर की, तो वो भी आपको याद रखनी है। ये आपको बायोग्राफी वगैरह याद रखनी है। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको 2 वीडियो छोड़ के एक वीडियो मिलेगा, वो मैंने आपको करवा रखा है, उसमें काफ़ी सारी बुक मैंने कवर की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा नृत्य जो है संबंधित होता है, तो ये आपका छऊ डांस होता है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी मनाते हैं। बाकी ये तीनों जगह तो मनाया जाता है, लेकिन झारखंड का आपका पाइका डांस आप याद रख सकते हैं, जो कि आपका कई बार पूछा जाता है, झारखंड का पाइका याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का आप लोग पंडवानी याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का पंडवानी याद रखेंगे, पंडवानी भी हो जाता है। इसके साथ साथ और क्या याद रख सकते हैं, सुआ नृत्य जो होता है ये आपका भी किससे रिलेटेड है, सुआ डांस, तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल का आप बाउल डांस याद रख सकते हैं, बाउल की मैं बात करूं तो ये किसका है, ये पश्चिम बंगाल का है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये आपका कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जो कि आज की शिफ्ट में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका जो है आर्टिकल से है कि किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आपका अभिलेख न्यायालय होता है, तो आर्टिकल 129 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अनुच्छेद आपका 129 होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है आपका अभिलेख न्यायालय होता है। 124 की मैं बात करूं तो 124 आपका जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि आपका हम क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं जा करके, ये आपका होता है सुप्रीम कोर्ट में 226 सीआई जब होता है तो ये आपका हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। 143 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 143 भी आप लोग याद रखेंगे। 143 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। हाँ, एक 195 आप याद रखेंगे, आर्टिकल 195 अभी पूछा गया था सीपीओ के एग्जाम में, जो आपके विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके वेतन से आपका संबंधित होता है 195। बाकी आपको नॉर्मली तो याद ही रखना है कि 61 आपका महाभियोग से रिलेटेड है, 72 आपका राष्ट्रपति के क्षमादान से रिलेटेड है, जो कि आपके कई बार पूछे जाते हैं। आर्टिकल 76 जो है आपके महान्यायवादी से रिलेटेड है। आर्टिकल आपका जो है 148 जो है यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड है, ये आपके मोटे मोटे तौर पर है। हाँ, और एक आर्टिकल 280 आप याद रख सकते हैं, 280 आपके वित्त आयोग से रिलेटेड है, तो ये आपको आर्टिकल मोस्टली याद रखने हैं। अब आते हैं हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, टॉपिक यहाँ पर ये रहने वाला है कि सिर्फ देखिए 5 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में मिल पाए। 2 बजे आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाता है और 2 बजे के बाद मैं आपसे 90 मिनट लेता हूं, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको क्वेश्चन को आपको सारे ला करके उनका एनालिसिस कर करके जो आपके रॉन्ग होते हैं उनको हटा करके मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं हर शिफ्ट में, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है, आप लोग लगातार उसको पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिदम में बना रहता है, अपने एग्जाम तक आप उसमें टिके रहते हैं, क्योंकि जब एग्जाम चल रहा होता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैं वो करता हूँ। लेकिन 2 बजे से आज तक मैंने 4 बजे तक वेट किया, लेकिन एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद। सोचिए कि मैं 1.5 घंटे में पूरा वीडियो ही लगा देता हूँ, 2 घंटे के बाद भी मुझे नहीं मिला। 5 क्वेश्चन मैं इधर उधर चैनल में जा कर के जो किसी स्टूडेंट ने एक एक बताया वहाँ से मैंने कलेक्ट किया और मैं 5 क्वेश्चन ही लेकर के आया। तो जो लोग पहली चीज़ तो ये बोल देते हैं कि क्वेश्चन फेक है या फेक करवा रहे हैं, तो फेक मैं क्यों करवाऊंगा? अगर मुझे फेक करवाना होता तो इसी की जगह 5 की जगह मैं 10 क्वेश्चन बना देता, लेकिन मैंने नहीं बनाए, मैंने 5 क्वेश्चन सिर्फ बनाए हुए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जिनका आज की सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो लोग जीके के क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स में, या मुझे मिलते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों को देख लेने हैं। दूसरी चीज़, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आप लोग बताइए, चाहे जिस शिफ्ट के हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी शिफ्ट में आते हैं तो आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन बताने हैं, जीके भी के बताने, क्योंकि इंग्लिश के मैं क्या करूँगा कि ऑल शिफ्ट का जो आपका होगा इंग्लिश के मैं ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के आऊँगा डेली शाम में, तीनों शिफ्टों का मिला करके। तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन बताइए, जीके की भी बताइए और भेजिए, और हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर जब आप क्वेश्चन क्या होते हैं मिल जाते हैं मैं,
तो हम उनको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं PDF बना करके, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। उसके साथ हम अनेकों एक्स्ट्रा फैक्ट भी लगाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जुड़िए। और उसके साथ साथ जो है आपको टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल में भी अपडेट वगैरह मिलती है, तो उसका लिंक भी मैंने दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक परचेज करने का लास्ट मौका है आज, इसको भी परचेज करिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोशिश करेंगे थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन ला पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।